वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 25। हमारे सवाल आपके जवाब के प्रतिदिन 50 प्रश्नों का ये वीडियो रोज शाम 8 बजे आपको उपलब्ध होता है। संडे के दिन आपको अवकाश होता है, जैसे कल संडे है तो संडे के दिन आपको अवकाश रहेगा, बाकी आपकी कंटिन्यूज क्लासें मिलती रहेगी। तो राजस्थान जीके की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और शुरुआत कर रहे हैं इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के सम्मिश्रण का ये बेहतरीन वीडियो जो रोज 8 बजे आपको मिलता है। तो आपका फर्ज बनता है आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट यह हो रहा आपके सामने। पहला, पॉलिटिकल से संबंधित, राज्य द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक मान्य रहता है? राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, अध्यादेश वो कितनी अवधि तक रहता है? 1 वर्ष तक, 6 माह तक, विधानसभा का सत्र लागू होने के 1 सप्ताह तक, या असीमित समय तक? और ये वीडियो राज्यपाल का स्पेशल मैंने आपको वीडियो दे दिया 9 बजे की क्लास में, तो जिसने देखा है उसके लिए तो आसान है। पहले बात आपको बताना चाहिए, अध्यादेश अधि प्लस आदेश यानी एक अस्थायी कानून होता है। जब कब? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और जरूरत पड़ जाए किसी कानून की, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अब वो अध्यादेश जारी तो हो गया, तो वो कब तक रहेगा? तो याद रखना, विधानसभा का सत्र लागू होने के 6 सप्ताह तक रहेगा वो। विधानसभा के सत्र लागू होने के 6 सप्ताह तक अगर वो पारित हो जाता है तो वो एक कानून बन जाता है, नहीं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस बात को याद रखना। पॉलिटिकल की गहराइयां बहुत है, छोटी छोटी बारीक बातें होती है, उनको समझना जरूरी है। जिसने पॉलिटिकल पढ़ रखी है वो इस चीज को समझ गया होगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने बोला था कुछ, तो वहां यही उसका उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, याद रखना। और 123 जानते हो ना, 123 और देखिए दो अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट है, 123 और 213। 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का विधानसभा को संबोधित कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित कर सकता है? संबोधित करता है, आपको पता होगा, जब हर साल जो विधानसभा का नया सत्र शुरू होता है तो उसमें भी जो राज्यपाल है वो संबोधित करता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करता है? अनुच्छेद 201(3), अनुच्छेद 160(2), अनुच्छेद 175(1) या अनुच्छेद 164(3? बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए, हमारे सवाल आपके जवाब की इस क्लास में। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 175(1) के तहत। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल राज्य में विधानसभा को संबोधित कर सकता है, इतना अधिकार है। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो 4-5 क्वेश्चन लगातार राज्यपाल के मिल रहे हैं। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। या फिर राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपयुक्त सभी। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? और क्या जवाब देते हो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके दे दो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल बात सही है। राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, ये भी बात सही है। लेकिन वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री काम करता है, वो अलग बात है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। उपयुक्त सभी सही हो गए। अब बात आती है कि वर्तमान में 21वें राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह थे। ये बात ध्यान रखना। अंग्रेजी में राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का गठन है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। और शपथ हमेशा उस जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्य शासन के लिए सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम आपने सुना होगा कि राज्यों के अंदर सचिवालय होता है और इसका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। जैसे हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं, पता है ना आपको। तो सचिवालय की स्थापना 1949 में जयपुर में की गई थी। अब किस अनुच्छेद के तहत वो स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 166 के तहत। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के लिए सचिवालय का उल्लेख किया गया। वैसे अनुच्छेद 166 के तहत आपको पता है एक संचित निधि और एक 167 में
आकस्मिक निधि का भी उल्लेख किया गया है। अगला तो याद रखना, अनुच्छेद 266 166 बता देंगे। 166 में तो क्या है कि राज्य शासन के लिए सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 266 और 267 इन दोनों को बहुत याद रखना है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है और 267 में आकस्मिक निधि, जो मैंने आपको 166 167 बताया ना, 266 और 267 में है, ये याद रखना। अगला, राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? भगवंत सिंह, भगत सिंह मेहता, श्रीमती कुशल सिंह, के राधाकृष्णन या फिर विपिन बिहारी लाल माथुर, ऐसा मुख्य सचिव। अब ऐसा क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? हमेशा मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, ध्यान रखना, मुख्य सचिव। अब कई बार क्या होता है, मुख्यमंत्री बदल जाता है लेकिन मुख्य सचिव नहीं बदलता है, वो जो दूसरा मुख्यमंत्री आता है वो उसी को मुख्य सचिव बनाता है। तो इस प्रकार विपिन बिहारी लाल लगातार कई मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का इन्हें अवसर मिला। मंत्रियों की बैठकों का एजेंडा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रियों की जो बैठकें होती है उसका एजेंडा, यानी कब किसके साथ बैठक होगी, किसके लिए बैठक होगी, क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे, उसके लिए जो एजेंडा तैयार किया जाता है वो कौन तैयार करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या मंत्री के जो पीए होते हैं वो करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा मुख्य सचिव, क्योंकि सचिवालय पूरे राज्य का जो प्रशासनिक मुख्य अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है, किसको क्या करना है। और इस मुख्य सचिव के नीचे हर एक विभाग के सचिव होते हैं, तो वो सारे दिशा निर्देशक मुख्य सचिव को मिलते हैं। तो ये एजेंडा काम करता है मुख्य सचिव। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? और जो रोज करंट अफेयर्स की क्लास देखता है सुबह 7 बजे, उसके लिए तो ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 8 बजे ये जीके की क्लास हो गई। 9 बजे आज आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए उच्च न्यायालय का स्पेशल टॉपिक मिलने वाला है। अगला, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रश्न भी आ गया और आपका जवाब शायद पहले आ गया होगा। तो के राधाकृष्णन हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। 1949 में सचिवालय का गठन हुआ। और ध्यान रखना, प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? कुशल सिंह। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? मुख्य सचिव की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, यानी कितनी वर्ष की आयु तक वो रहता है? तो 62 वर्ष। देखो 62 वर्ष का अगर मुख्य सचिव हो गया, जैसे मान लो आपने अभी देखा होगा राजीव स्वरूप को देखा होगा, उनकी आयु 62 वर्ष हो गई थी और 4 से 5 महीने वो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। तो सिस्टम क्या होता है, मान लो कोई 61 साल और 5 महीने का है, वो राजस्थान का मुख्य सचिव बन गया, 62 वर्ष होते हुए उसको पद से हटाना पड़ेगा और नया मुख्य सचिव आ जाता है। इसी प्रकार कुछ अभी राजीव स्वरूप हुए, फिर निरंजन आर्य बन गए। तो इनकी सेवानिवृत्त की आयु जो होती है वो 62 वर्ष तक ही होती है। 1999 राजस्थान सरकार में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1999 में राजस्थान सरकार में जो प्रशासन में सुधार करना है उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो याद रखना, बहुत ही खास व्यक्ति है जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर जो हमारे राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी ये मुख्यमंत्री है। इससे पहले CS वेंकटाचार्य बने थे। अब देखिए आगे क्वेश्चन, जन काव्या रूपारे भर्तरी गाथा पृथ्वीराज सुखा निहाल दे सुल्तान चौपड़ रो पावड़ो और जीर्ण माता आदि लोक साहित्य में आते हैं। किस लोक साहित्य में आती है? क्या 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 है? जन काव्य रूपारे भर्तरी गाथा पृथ्वीराज सुखा निहाल दे सुल्तान चौपड़ रो पावड़ो जीर्ण माता आदि, ये जो लोक साहित्य है ये किसके अंदर आते हैं? ये आपको बताना है कि ये साहित्य है वो किसके अंदर आता है। ये सारी क्या है? लोक गाथाएं हैं। क्या चीज है? जीर्ण माता और इनकी जो ये सुनाई जाती है सारी क्या है? लोक गाथा, लोगों के द्वारा गाई गई बातें। जो राज्य रे सोरठे नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राज्य रा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता, और ये पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, राज्य रा सोरठा किसने लिखा था? करपाराम ने लिखा था। राज्य रा सोरठा किसने लिखा था? करपाराम ने। सीधे सीधे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी द्वारा लिखित किस पुस्तक का अनुवाद भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी द्वारा लिखित किस पुस्तक का अनुक भाषाओं में, ठीक है, अनुक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, यानी किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? कौन सी पुस्तक है जिसका अनुक भाषाओं में, अनेक भाषाओं में, मतलब अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जानते हो आप, बहुत ही खास व्यक्ति थे। उनकी पुस्तक
तो उनकी पुस्तक है परमाणु विस्फोट का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, याद रखना परमाणु विस्फोट। बानिएरा दोहा किसके रचयिता है? बानिएरा दोहे के रचयिता कौन है? देखो कुछ एक ग्रंथ आपने पहली बार सुने होंगे, मैं इस क्लास में वही लेके आऊंगा जो पहली बार आपने सुनेंगे। बानिएरा दोहा किसका ग्रंथ है? ये तो बानिएरा दोहा उदयराज उज्जैल का ग्रंथ है। देखिए पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं। बानिएरा दोहा रचयिता कौन है? उदयराज उज्जैल। किसने राजस्थानी चारण एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तक लिखी थी? किसने राजस्थानी चारण एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? तो एलपी टेसीटोरी ने लिखी थी। एलपी टेसीटोरी जो बीकानेर में अपनी कर्म भूमि बनाते हैं और बीकानेर में ही इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। इटली के रहने वाले थे। इटली के टेसीटोरी जो बीकानेर आए थे और बीकानेर को अपनी कर्म भूमि बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में मीणा व भील जनजाति के पश्चात तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में मीणा व भील जनजाति के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? और ये टॉपिक स्पेशल मैंने जनजातियों का इतना बढ़िया तरीके से आपको दे दिया। अब जिसने अच्छे घोर तरीके से पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ आज भी आप वापस फिर उसी स्टेज में पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और आपने बढ़िया तरीके से साथ साथ में आप लिख रहे होंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने नहीं। कल के वीडियो में मैं देखता हूं किस किस विद्यार्थी ने ऑफलाइन अच्छे जवाब दिए थे। हालांकि ऑनलाइन तो सभी अच्छे जवाब आते हैं, आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन कल के जवाब ऑफलाइन जो बाद में देख पाते हैं उन विद्यार्थी। चेना पोस्टवाल जी ने हिंदी और एसआई के लिए पटवारी की मांग की है, तो जल्दी ही हम पटवारी के लिए हिंदी के लिए स्पेशल एक क्लास शुरू करेंगे। इसके अलावा मान मीना नाम ने मान मीना नाम के हैं, उन्होंने 50 में से कहा मेरे 47 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। अनु अनीता ने 2-3 जवाब दिए थे। पिंकी साहू ने भी हमें धन्यवाद कहा है। इसके अलावा सुमी क्यूट ने कहा है कि एक अच्छी रेटिंग अच्छा वीडियो चल रहा है, उनको धन्यवाद। राज गोला जी ने कहा कि 31 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, भरतपुर से हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ममता कचूरा जो खन वाली मेरे गांव से बिलोंग करती है, 39 क्वेश्चन उन्होंने कहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। 50 में से अगर 45 और 40 के बीच आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूजा शर्मा, तो इतने कल ऑफलाइन के इस वीडियो के जवाब थे, और बाकी ऑनलाइन आप जवाब दे रहे हो सारे विद्यार्थी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और लगातार जुड़े रहें, बने रहें वीडियो के अंदर, ताकि आप बढ़िया तरीके से काम कर सकें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीणा, भील और तीसरी जनजाति है सबसे ज्यादा ग्रासिया, जो कहाँ रहती है? सिरोही के अंदर रहती है। कहाँ पे? सिरोही में निवास करती है। राजस्थान की किस जनजाति का संबंध आबू पर्वत की नक्की झील क्षेत्र से है, जिसमें पवित्र मानकर यहाँ अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? यानी राजस्थान की वह जनजाति जिसका संबंध आबू पर्वत क्षेत्र से यानी सिरोही से है, और सिरोही में कौन सी झील है? नक्की झील है, उसको पवित्र माना जाता है और अपने पूर्वजों के जो अस्थि विसर्जन वो करते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो शायद ही कोई विद्यार्थी बोलेगा जो पिछले 10 दिनों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ग्रासिया जनजाति सिरोही माउंट आबू सुमेलवाड़ा क्षेत्र में रहती है। ग्रासिया जनजाति, ये खास करके याद रखना। निम्न में से ग्रासिया जनजाति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ये मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं और श्वेत पशुओं को पवित्र मानते हैं। ग्रासिया जनजाति के मुख्य को सहलोत कहा जाता है। इसमें मोर बंदिया विवाह प्रचलित है। उपयुक्त सभी, बहुत इंपॉर्टेंट, जनजाति का वीडियो देखने के बाद आप उपयुक्त सभी लगाओगे। ये मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं और श्वेत पशुओं को पवित्र मानते हैं। ग्रासिया जनजाति का जो मुख्य होता है उसको सहलोत कहा जाता है। मोर बंदिया और ताड़ना विवाह इसमें प्रचलित है। मैंने आपको पूरा बताया था ताड़ना विवाह क्या होता है, मोर बंदिया विवाह क्या होता है। निम्न में से ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य, अब आज 5-6 क्वेश्चन सारे ग्रासिया जनजाति पर है। निम्न में से ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गेर, नेजा, वालर, मावलिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, तो वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। जिला पूछ ले कि वालर नृत्य कहाँ होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिरोही, क्योंकि ग्रासिया कहाँ रहती है? सिरोही में रहती है। ग्रासिया जनजाति संबंधी नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है? अब देखिए कितने नृत्य आगे। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है? घूमर, गरबा, चरी, मावलिया, कूद, लूर, मांदल, द्विचक्की। एक इसमें ऐसा नृत्य है जो और किसी जनजाति का है, शायद वो आप समझ गए होंगे, इसमें समझते ही आप उत्तर लगा दोगे। तो ये आ गया चरी व मावलिया। ये मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का है। किसका? कथोड़ी जनजाति का। चरी नृत्य भी इनका नहीं है, तो चरी गुर्जरों का नृत्य है। तो घूमर इसमें वैसे एक सुंदर अलग अलग, घूमर, गरबा, कूद, लूर, मांदल, द्विचक्की, ये सारे ग्रासियों के नृत्य हैं। सांसी जनजाति का संबंध किस प्रदेश से है? दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। जवाब दे दोगे ना? आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि सांसी जनजाति राजस्थान के किस जिले में रहती है, वो जिला किस क्षेत्र में।
एक तो नए विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं ना, ताजा एकदम फ्रेशर जो पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, याद रखना सबसे पहले आपको राजस्थान जीके का नक्शा आना चाहिए। राजस्थान जीके का नक्शा पूरा बनाना चाहिए। 33 के 33 जिले, कौन सा पश्चिम में है, उत्तर में है, बीच में कौन है, किसकी कौन सी सीमा लगती है, फिर आपका राजस्थान जीके तैयार होगा। ऐसे दौड़ में लठ मारने से आपका तैयार नहीं होगा। तो पूर्वी राजस्थान में क्योंकि सांसी जनजाति रहती है भरतपुर में, ये आपको पता है, और वहां कुकड़ी रस्म है सांसी जनजाति में प्रचलित है। दो प्रकार के जमींदार और चौकीदार, ये सॉरी, सांसी जनजाति दो उपभागों में बांधा, बीजा और माला में बटी हुई है। तो पूर्वी राजस्थान, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें नारियल के गोले का लेन देन कर विवाह तय किया जाता है, यानी नारियल की जो गिरी होती है ना, गिरी, नारियल की गिरी से लेन देन करके विवाह तय हो जाता है, नारियल से तय हो जाता है। सांसी जनजाति में ऐसा होता है। राज्य की वह एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। बहुत बार क्वेश्चन आया था, और एक दिन मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, उसमें एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था कि सर आदिम का मतलब क्या होता है। आदिम का मतलब होता है प्राचीन काल से जो जनजाति है उसके समूह में उसको शामिल कर लिया, यानी वो उसी में शामिल है। जैसे मीणा और ये प्रगति कर रहे हैं, मीणा जैसे है तो शिक्षित वर्ग में आ रही है, तो लगातार ये आधुनिकता में पहुंच रहे हैं, आदिम में नहीं रहे। अब जैसे ये राज्य भारत की आदिम जनजातियों में इसको शामिल किया है, तो वो सहरिया है। ये पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखना। तेरह ताली नृत्य किस मेले की विशेष पहचान है। तेरह ताली जो नृत्य होता है किस मेले की पहचान है। अब ये लोक देवता मैंने आपको पढ़ाया था कि किस लोक देवता की स्मृति में तेरह ताली नृत्य होता है, तो रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है वो मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ तेरह ताली नृत्य करती है। करौली की केला देवी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। करौली की केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बहुत बार आपने पढ़ा है, लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और ये केला देवी का मंदिर कालीसील नदी के किनारे है, कालीसील नदी के किनारे स्थित है। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। पैटर्न बनाने की कला में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। पैटर्न बनाने, तो ध्यान रखना, कच्छी घोड़ी जो केवल पुरुष करते हैं शेखावटी क्षेत्र में। कच्छी घोड़ी का मतलब होता है काठ की घोड़ी बनाकर उस पे पुरुष नृत्य करते हैं, और ऐसे पैटर्न बना लेते हैं, ऐसे अलग अलग, एक यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, इसको पैटर्न बनाने की कला कहते हैं। पेपर में आ जाता है पैटर्न किस नृत्य में बनाया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य में। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस जिले से हुआ। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस जिले से हुआ, तो मैंने लोक नाट्य का संगीत का ये वीडियो दे दिया, तो रोज जुड़े में उनको पता है। और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए आप, टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और इससे आपको फायदा ये होगा कि एक तो सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की सारी क्विज आपको प्राप्त हो रही है, और कौन से विद्यार्थी उस क्विज में भाग ले रहे हैं, कौन कौन उस क्विज को करके देख रहे हैं उत्तर, मुझे कमेंट करके थम्स अप करके आप दिखाओगे, सारे थंबनेल करके बताओगे कि कौन कौन से विद्यार्थी कर रहे हैं, कौन कौन भाग ले रहे हैं, कौन कौन नहीं ले रहे हैं, और जिसने नहीं लिया वो जरूर लेते रहे। तो जैसलमेर से प्रारंभ हुआ था, वर्तमान में पूछे जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। राज्य में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान उल्लेखनीय है। तमाशा का मतलब होता है अखाड़ा लगाते हैं ना, अखाड़ा, तमाशा दिखाना, किसका योगदान है तमाशे में। तो ध्यान रखना, तमाशा लोक नाट्य शैली में योगदान है बंशीधर भट्ट का। आपसे पूछे राजस्थान में जयपुर में किसके समय तमाशा नृत्य शुरू हुआ था। प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था, बंशीधर भट्ट के द्वारा। स्वांग लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले थे। स्वांग का मतलब होता है, अपने कहते हैं ना के सांग कर लियो, सांग वो होता है, यानी वह रूपी होता है ना, वह रूपी, उस प्रकार का स्वांग किया जाता है। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की थी, जानकीलाल भांड के द्वारा। किसके द्वारा, जानकीलाल भांड के द्वारा स्वांग लोक नाट्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई गई। अली बख्शी ख्याल गायकी का सर्वाधिक प्रचलन किस जिले में। आज लगभग आपको सबसे ज्यादा कला संस्कृति के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। अली बख्शी ख्याल गायकी का सर्वाधिक प्रचलन किस जिले में है। अली बख्शी, तो ध्यान रखना, अली बख्शी का अलवर से संबंधित है, अली बख्शी अलवर। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान है खास करके, उसमें जो लोकगीत गाए जाते हैं वो किसके हैं, तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी, अंग के भी हैं, खुशी के भी गीत गाए जाते हैं, वियोग के भी, पिछड़ने के भी गीत गाए जाते हैं, हृदय की पीड़ा के भी गीत गाए जाते हैं, तो सारे संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कालबेलिया नृत्य भी है जो गुलाबो करती है, लेकिन एक कालबेलिया जाति भी है जिसके 4 नृत्य। एक याद रखना, कालबेलिया जाति सांपों को पालती है, सांपों को पालने वाली जाति कौन सी है, कालबेलिया। अब उसके 4 नृत्य हैं, और बहुत बार मैंने सूत्र को बता दिया, अब याद ही रहेगा आपके, सांप बाई, क्या, तभी तो कह रहा हूं रोज क्लास अटेंड किया करो। ये 25 नंबर की क्लास है, और जिसने 25 क्लासें अटेंड कर रखी है इससे पहले 24,
तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगातार क्लास चलेगी, पूरी सीरीज हमेशा के लिए चलेगी, चाहे हजारों क्लासें लग जाए, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो यहाँ मैंने क्या बता दिया, कालबेलिया जाति क्या पालती है, सांप पालती है, वास्तव में पालती है, ध्यान रखना। और कालबेलिया जनजाति जो नृत्य करती है उसका सूत्र है सांप बाई, स से संक्रिया ये आ गया, ए से पनिहारी, बा से बागड़िया, और ए से हो जाएगा इंडोनी, क्या हो जाएगा इंडोनी। अब याद रखना जो संक्रिया कालबेलिया जाती है वो इंडोनी सिर पर रखकर, किस पर, संक्रिया यानी सिर पर रखकर, इंडोनी रखकर और भीख मांगते हुए, यानी बागड़िया कौन सा नृत्य होता है, भीख मांगते हुए किया जाता है, ध्यान रखना। तो कालबेलिया ये नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है, ध्यान रखना। अलवर क्षेत्र की मेव जाति के महिलाओं का नृत्य निम्न में से कौन सा है, अलवर क्षेत्र की मेव जाति का संबंध, अलवर में मेव जाति रहती है वो दो नृत्य करती है, सूत्र याद रखना, रण रथ, कौन सा, रण रथ, याद रहेगा, रण रथ, रण रथ, रणवई और रथवई, ठीक है, दो याद रखना, ये रणवाजा और रथवई, कौन से, रणवाजा और रथवई, निम्न में से कौन सा नृत्य है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, रथवई, ठीक है, रणवई और रतवई, रणबाजा ये दोनों ही नृत्य, ठीक है, अलवर क्षेत्र के रणबाजा और रतवई दोनों मेव जाति के नृत्य हैं। इस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से सन 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से सन 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये पता है ना, पहले संत महात्मा सारे होते थे ना, समाधि ले लेते थे, समाधि का मतलब जीवित समाधि लेते थे, ठीक है, जैसे भूमि में या जल में वो तपस्या करते हुए अपने शरीर को छोड़ देते थे। इस पर रोक सबसे पहले जैसे 1844 में जयपुर ने लगाई थी, किसके प्रयासों से ये रोक लगी थी, याद रखना, तो ये किसके प्रयासों से, लुडलो के, मेजर लुडलो के प्रयासों से रोक लगी थी। मेवाड़ भील कोर के तत्कालीन कमांडेंट जेसी ब्रुक का संबंध किस प्रथा के उन्मूलन से रहा, मेवाड़ भील कोर जिसका गठन 1841 में हुआ, तत्कालीन कमांडेंट थे वहां के जेसी ब्रुक, इनका संबंध किस प्रथा के उन्मूलन से था, तो डाकन प्रथा, कौन सी प्रथा, डाकन प्रथा। आपसे पूछे डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई, तो उदयपुर रियासत के द्वारा डाकन प्रथा। अब डाकन प्रथा क्या होती है कि किसी में भूत वगैरह भूतनी वगैरह प्रवेश कर जाते थे तो वो फिर अपवित्र माना जाता था, तो उसको मार दिया जाता था, वो प्रथा थी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, डाकन प्रथा उन्मूलन महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा, सती प्रथा रोक हेतु प्रयास मोहम्मद तुगलक ने किया था, विधवा विवाह श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से रुका, या कोई नहीं, क्या उत्तर हो जाएगा, असंगत बताना है इसके अंदर, तो ध्यान रखना कोई नहीं, सारे संगत है। देखो अभी मैंने बताया था डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम उदयपुर ने रोक लगाई, स्वरूप सिंह उस समय शासक थे 1843 के आसपास। सती प्रथा पर रोक हेतु प्रयास मोहम्मद तुगलक ने किया था, ये बात सही है। विधवा विवाह का प्रचलन किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सारे सही है। बच्चे के जन्म पर एक मांगलिक, बच्चे के जन्म पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है, चिन्ह ये भेंट किया जाता है जो राजतंत्र का प्रतीक है, वह विजय का सूचक है, वह है, यानी बच्चा का जन्म होता है तो एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है जो एक राजतंत्र का प्रतीक है और विजय का सूचक है, उसको क्या कहते हैं, तिलक, चांद, त्रिशूल या साथिये, तो ध्यान रखना उसको क्या कहा जाता है, साथिये कहा जाता है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की हड्डियों को, जिसको हम कहते हैं ना फूल चुगना, ठीक है, फूल चुनना कहा जाता है, सीधी सी प्रक्रिया पता ही लगी, फूल चुनना कहा जाता है, ठीक है, हड्डियां वगैरह अपवित्र नाम होते हैं, लेते नहीं है, तो तीसरे दिन मृतक की जो ठंडी वगैरह राख हो जाती है, फिर फूल चुगते हैं, फिर फूल अपने किसी खास पवित्र स्थान पे वो हम डाल के आते हैं। उदयपुर में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया, सती प्रथा पति के मरने के बाद जब पत्नी मृत्यु को प्राप्त होती है, अपने शरीर को छोड़ती है, वो सती प्रथा होती है, तो उदयपुर में गैर कानूनी कब घोषित किया गया, 1860 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के बाद भी इन क्वेश्चनों को भूल जाते हैं, तो लिखते रहना साथ साथ में। राजस्थान में रूप कंवर का संबंध किससे है, राजस्थान में रूप कंवर का संबंध, नाम सुना होगा, सती प्रथा से है, ये अंतिम सती थी राजस्थान की, 1987 में ये सती हुई थी, उसके बाद में राजस्थान पर पूर्ण रूप से बैन लग गया। तोरण मारना किसका प्रतीक माना जाता है, तोरण मारना पता होगा आपको, तोरण मारा जाता है, जिसकी शादी होगी ना उसको तो पता है कि तोरण मारा जाता है, लेकिन किसके लिए उन्हें उस समय पता नहीं था, क्योंकि उनकी जब शादी हुई थी तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने तोरण मार दिया, कहने पर उन्हें पता नहीं था क्यों मारना है,
उसको उनको पता था भी कोई बस शादी होती है, ये कोई प्रथा है, ठीक है कर देते हैं। लेकिन तोरण मारना वास्तव में प्रतीक किसका है? विजय का है। किसका है? विजय का है। पराजय का तो हो नहीं सकता, बारात लेके गया था तो वहां तो पराजय का तो मतलब ही नहीं होता है, बड़े हर्षोल्लास और विजय का प्रतीक है। तो विजय किसका है? विजय। अब ध्यान रखना, वधु की पसंदगी का नहीं, वधु नहीं कहती है भी हाँ ये लगाओ, ठीक है, विजय का। राजस्थान में कुंवारी बालिकाएं अच्छा वर चाहने हेतु और विवाहिताएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किसकी पूजा करती है? राजस्थान में कुंवारी बालिकाएं अच्छा वर चाहने हेतु और विवाहित अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किसकी पूजा करती है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब मुझे कमेंट में करते हैं। जो कुंवारी बालिकाएं हैं अच्छा वर चाहने हेतु और विवाहित अपने पति की दीर्घायु के लिए किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की, गौरी पार्वती की, गणेश जी की, हनुमान जी की। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। बहुत सारे तो रखते भी है, बहुत सारी बालिकाएं व्रत रखती भी है। और खास करके व्रत भी आपको पता है किस दिन होता है? सोमवार के दिन होता है। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया जाता है। शायद कई तो कमेंट लिखने बंद हो गए। तो गौरी पार्वती की पूजा की जाती है। राजस्थान में किस त्योहार के आगमन से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है? किस त्योहार के आगमन से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है? तो सही जवाब किससे होता है? हम कहते हैं ना श्रावणी तीज से। श्रावण तीज से शुरुआत होती है और गणगौर से अंतिम पड़ाव होता है। राजस्थान के किस त्योहार के बाद कुछ महीनों तक कोई त्योहार ही नहीं बनाया जाता? किस त्योहार के बाद? तो वही बात, शुरुआत श्रावण तीज से होती है तो समाप्ति गणगौर से होती है। वह त्योहार जो सर्दी की समाप्ति और गर्मी की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, ये बहुत खास है। कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। वह त्योहार जो, देखो त्योहार की एक ही मात्रा लगती है लेकिन ये बस परंपरा से त्योहार डबल चल रहा है या चल रहा है। सर्दी की समाप्ति और गर्मी की शुरुआत मानी जाती है आखा तीज, जो कल गई थी ना, विशाख शुक्ल तीज, आखा तीज। इस दिन सर्दी की तो समाप्ति मानी जाती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो आज से गर्मी स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, वैसाखी। तो वैसाखी का त्योहार अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाओं व नवविवाहिता वधुओं द्वारा बनाए जाने वाला त्योहार। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहित बंधुएं, जो वधुएं हैं, वो त्योहार बनाती है। तो कौन सा? तीज का त्योहार मनाती है। इस शासक का काल कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इस शासक का काल कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो महाराव उमेद सिंह का काल माना जाता है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सीधी सी बात है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध होगी? जयपुर की, भरतपुर की, अलवर की, कोटा की। तो कोटा की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है, अलवर की कागजी पोट्री है, जयपुर की ब्लू पोट्री है, सुनहरी पोट्री कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला, कोटा डोरिया के नाम से मशहूर साड़ियां बनती है। कैथून कोटा में, सांगानेर जोधपुर में, जयपुर में। आइए, बीकानेर में या जोधपुर में? सांगानेर, जयपुर में। तो ब्लैक, इसका नाम क्या हो गया? कोटा डोरिया। तो जाहिर सी बात है कोटा, कोटा में बनती है इसलिए कोटा डोरिया इसका नाम है। तो कैथून कोटा में बनती है। ये क्वेश्चन आपके टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। इन सभी क्वेश्चनों को आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। कॉपी पेन आपके पास है तो मुझे बताइए 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जो आपको इस टॉपिक में से, जो आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है या ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो उस टॉपिक को जरूर पढ़ें। क्योंकि आज त्योहार और ग्रंथ, जनजाति, इसके अलावा कुछ साहित्यिक चीजों में लोक संगीत और इनके बारे में क्वेश्चन दिया था, राज्यपाल और सचिव के बारे में दिया था। तो ये टॉपिक आप पढ़ें क्योंकि कल आपको 8 बजे वीडियो मिलना है तो आपके पास टाइम बहुत है। और आजकल तो आपको घर पे रहना है बढ़िया तरीके से, कोई बहाना नहीं है कि इधर जाना उधर जाना, कोई बहाना नहीं है। तो जो टॉपिक में आपको कमजोरी लग रही है उस टॉपिक को आपको पढ़े ताकि आप क्लियर कर सको। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की खास क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।